1975 में जब देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था तो उसकी याद आ गई। ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक तरीके का सेंसरशिप है। वो प्रपोजल जो समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो पूरी तरीके से बंधक बना ली जाएगी कि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के तहत जो संस्था बनी है उसने इस पर रोक लगाने की कोई कोशिश की तो एक मैकेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसके दांत नहीं है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह कि जो मौजूदा कानून है वो मौजूदा कानून ऑलरेडी सक्षम है। भाई जो चीज आपकी नजर में इंटरनेशनल है वो मेरी नजर में इंटरनेशनल नहीं है। वो बैक डोर से अगर आप देखें तो सेडिशन लॉ को दोबारा आपके सिस्टम में लाने की जरूरत। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही भयानक स्थिति पैदा होने वाली इस देश के अंदर। मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे इस देश के अंदर जो वाणी की स्वतंत्रता है उसको खत्म करने की एक बड़ी योजना मैं मानता हूं। तो फिर पूरी तरीके से ताला लग जाएगा ऐसे उन तमाम चैनलों पर जो दरअसल सरकार की आलोचना। क्या इंटरनेट पर आप पोस्ट करने से पहले आपकी हर बात सरकार चेक करेगी? क्या आपका यूट्यूब, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम अब आपकी मर्जी से नहीं बल्कि रेगुलेटर की मर्जी से चलेगा? आज देश में सोशल मीडिया यूजर्स के बीच एक बड़ी चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि यूजर जनरेटेड कंटेंट यानी वो सारा कंटेंट जो आप हम जैसे आम लोग खुद बनाते हैं और इंटरनेट पर डालते हैं उसको अपलोड होने से पहले प्री स्क्रीन करने का मैकेनिज्म तैयार करो। ये सरकार से कहा है सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई सूर्यकांत ने। मतलब पोस्ट डालने से पहले ही उसे रोक दिया जाए, हटाया जाए या पास किया जाए। कोर्ट का कहना है अश्लील, भड़काऊ, नफरत फैलाने वाले या राष्ट्र विरोधी कंटेंट को रोका जाए। लेकिन सवाल यह भी है कि राष्ट्र विरोधी जैसे शब्द का गलत इस्तेमाल हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। क्या इस बहाने सरकार की आलोचना को ही खतरे में डाल दिया जाएगा? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटने की शुरुआत है? सीजेआई सूर्यकांत ने तो साफ कह दिया, मेरा अपना चैनल मेरी मर्जी से ये नहीं चलेगा, किसी को तो जवाबदेह होना पड़ेगा। और वकील प्रशांत भूषण ने चेतावनी दी, राष्ट्र विरोधी शब्द बहुत बड़ा और अस्पष्ट है, इसका मिसयूज हो सकता है। इन्हीं बड़े सवालों के साथ हम आज चर्चा करेंगे, यह फैसला जनता की सुरक्षा की तरफ कदम है या डिजिटल सेंसरशिप की एक शुरुआत है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, या आशुतोष की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश। आशुतोष सर, पूरा फैसला, आपके विचार? देखिए, जब मैं आज सुबह मैंने अखबार को पढ़ा तो मुझे अचानक 1975 में जब देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था तो उसकी याद आ गई। इसलिए उसकी याद आ गई क्योंकि उस वक्त सेंसरशिप लागू हुआ और अखबार में कोई चीज छपने के पहले वो जो सेंसर कमिश्नर हुआ करते थे उनके पास वो जाती थी, वो अप्रूव करते थे कि छपने लायक है या छपने लायक नहीं है। और जब वो कहते थे कि छपने लायक है तभी वो अखबार में खबर छपती थी, और जब वो कहते थे खबर छपने लायक नहीं है तो वो अखबार में खबर नहीं छपती थी। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि किसी भी कंटेंट को सोशल मीडिया पर डालने के पहले उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ये जो स्क्रीनिंग शब्द है, पहले सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेंट डालने के पहले उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। मान लीजिए आप कुछ लिखते हैं, मैं कुछ लिखता हूं, पहले वो इसको स्क्रीन किया जाएगा, पहले उसकी पड़ताल की जाएगी कि छपने लायक है, छपने लायक नहीं है, इसको पोस्ट करने लायक है, पोस्ट करने लायक नहीं है, और उसके बाद फिर जब वहां से अप्रूवल आएगा तब आप उसको सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक तरीके का सेंसरशिप है। यानी अभी आप जो सोचते हैं उसको आप सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। ये जो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई इस तरीके की खुली आजादी नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, कुछ लोग इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बहुत ऑब्सीन कंटेंट डालते हैं, कुछ लोग ऐसे कंटेंट डालते हैं जिसकी वजह से समाज के दो तबकों के बीच में वैमनस्य बढ़ता है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राष्ट्र विरोधी हरकतों में लगे हुए हैं, वो भी इस तरीके के कंटेंट डालते हैं। सोशल मीडिया में जो फ्रीडम है उसका इस्तेमाल करके आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। ये तर्क दिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि इन तर्क में दम नहीं है, इन तर्कों में दम है, लेकिन जो प्रपोजल है वो प्रपोजल जो समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है।
इससे पूरी की पूरी हमारी और आपकी जो मीडिया फ्रीडम है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो पूरी तरीके से बंधक बना ली जाएगी। सब कुछ सरकार की मर्जी से चलेगा, सब कुछ उस रेगुलेटर की मर्जी से चलेगा जिसको ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप दरअसल इसको तय करें कि ये चीज जो जा रही है वो जाने लायक है, जाने तो लायक सर नहीं है। चीजें सूर्यकांत तो करे, ना सरकार हो ना सेल्फ रेगुलेटर हो, एक दूसरा आदमी जो किसी के दबाव में ना आए। अच्छी बात तो है ये। उस पर हम थोड़ी देर बात चर्चा करेंगे। ठीक ठीक। अब मैं एक तो इसका आपत्तिजनक पहलू ये है, दूसरा आपत्तिजनक पहलू ये है जो उन्होंने कहा है कि भाई जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए और बिना किसी के दबाव में ऐसा रेगुलेटर बनना चाहिए जो किसी के दबाव में ना आए। अब इस देश के अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। चुनाव आयोग आप देख लीजिए, सीएजी की रिपोर्ट आप देख लीजिए, जुडिशरी की भी हालत आप देख लीजिए, कम से कम हाई कोर्ट तक में, सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे फैसलों के ऊपर टिप्पणियां हो रही हैं। जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो जिनको इंडिपेंडेंट संस्थाएं कहा जाता है, जिनमें आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी ले सकते हैं, सीबीआई को ले सकते हैं, यहां तक कि पुलिस प्रशासन को भी ले सकते हैं, वहां पूरी तरीके से वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के इशारे पे काम करते हैं। सरकार जैसा चाहती उसी तरीके से होता, सरकार को कुछ नहीं करना होता, उन संस्थाओं के शीर्ष पर अपना एक आदमी तैनात करना होता है और उसके बाद सारी चीजें एज इट इज चलती हैं। जो टीवी चैनल्स हैं उनके लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनी हुई है। वो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी दरअसल ये देखती है कि जो कंटेंट टेलीविजन चैनल्स पे चल रहा है वो उचित है या उचित नहीं है। पिछले 11 साल से इन टीवी चैनल्स पे लगातार भड़काऊ चीजें चल रही, लगातार मुस्लिम समाज के प्रति या दूसरे समाजों के प्रति नफरत फैलाई जा रही, फेक न्यूज का खुला व्यापार हो रहा है, विपक्ष को लगातार गालियां दी जा रही हैं। क्या आपने कभी यह देखा कि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के तहत जो संस्था बनी है उसने इस पर रोक लगाने की कोई कोशिश की, इसको रेगुलेट करने की कोशिश की? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टीवी चैनल्स तो यह भी कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, कराची तक हमारी सेनाएं पहुंच गई हैं। क्या उनके बाद हमारी जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज थी, क्या उनकी नींद खुली? क्या वो कुंभकर्णी नींद उनसे वो जागे? क्या किसी भी चैनल के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई? किसी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। टीवी चैनल्स को जब लाइसेंस मिलता है उसका बाकायदा एक कोड ऑफ कंडक्ट है, आप उसका वायलेशन नहीं कर सकते और उसमें यह भी है कि आप ऐसा कोई कंटेंट नहीं दिखा सकते जिससे आपकी पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते खराब हो। अब ये इतना बड़ा कोड ऑफ कंडक्ट है कि उसके तहत तो आप पाकिस्तान की भी आलोचना नहीं कर सकते, उसके बाद आप बांग्लादेश की भी आलोचना नहीं कर सकते, नेपाल की भी आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन चलता है। तो एक मैकेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसके दांत नहीं है, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन संस्थाओं पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो दरअसल सरकार के इस इशारे पर उठते बैठते हैं। वही होता है जो सरकार चाहती है। उसी तरीके का कोई सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाने की बात क्या सुप्रीम कोर्ट कर रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस वातावरण में हम जी रहे हैं, जिस वातावरण में हमारी फ्रीडम आप देखिए, और इसकी जरूरत क्यों है? आपने पिछले दिनों देखा कि सोशल मीडिया पर अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कोई टिप्पणी की ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में। उस टिप्पणी में ऐसा कुछ भी नहीं जिसके आधार पर आप उनको जेल भेज सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उनको बाकायदा जेल भेजा गया और उनकी नौकरी जाते जाते बची। जब से वो गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी से बाहर निकले, किसी को मालूम नहीं वो कहां है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। तो अगर सोशल मीडिया पे आप कोई टिप्पणी लिखते हैं, उसकी वजह से किसी आदमी को अगर जेल जाने की नौबत आ जाती है, वो जेल चला जाता है, वही प्रोफेसर रैंक का आदमी, तो फिर आपको इस नए कानून की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब यह कि जो मौजूदा कानून है, वो मौजूदा कानून ऑलरेडी सक्षम है किसी भी ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो सरकार की नजर में या संस्थाओं की नजर में एंटी नेशनल है या ऐसा कंटेंट है जो नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप इससे 10 कदम आगे जाना चाहते हैं। आप दरअसल मेरे और आपके पोस्ट करने के पहले उसकी स्क्रीनिंग करना चाहते हैं। अब आइए दूसरी बात, जो चीज यहां पे पूरी तरीके से सरकार की सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो कही है, अगर उसकी मीमांसा की जाए
तो वो कह रहे हैं सेल्फ रेगुलेटरी कोर्ट्स मे नॉट बी वर्किंग इन केस ऑफ यूजीसी if anti-national content is uploaded on social media by the time the government notices it and orders its takedown, a day or two may pass, during which period it would go viral and cause damage to or unrest in the society. वो कह रहे हैं कि क्यों इसकी जरूरत है, क्योंकि राष्ट्र विरोधी कुछ कंटेंट सोशल मीडिया पे डाला जाएगा, जब तक सरकार की नजर में आएगा तब तक 2-3 दिन निकल जाएंगे और तब तक देश का समाज का नुकसान हो चुका होगा। ये वो कह रहे हैं, यानी उसकी जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं। अब सवाल ये कि इंटरनेशनल चीज है क्या? भाई जो चीज आपकी नजर में इंटरनेशनल है वो मेरी नजर में इंटरनेशनल नहीं है। मैं सरकार की आलोचना करता हूं तो क्या मैं इंटरनेशनल हूं? इस देश के अंदर इंटरनेशनल का तमगा लगा के लोगों को कई कई साल तक जेल में डाला गया है और उनको बेल तक नहीं मिली। उमर खालिद का किस्सा सबके सामने है, 5 साल से वो लड़का जेल में है। मैं मान सकता हूं कि उन्होंने इंटरनेशनल कुछ बात कही होगी, अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है, कहीं बेल मिल नहीं रही है, जितनी उसमें सजा है उससे ज्यादा का वक्त वो जेल में काट चुके हैं। तो ये जो कंटेंट है, एंटी नेशनल शब्द का जो इस्तेमाल किया चीफ जस्टिस महोदय ने, वो बैक डोर से अगर आप देखें तो सेडिशन लॉ को दोबारा आपके सिस्टम में लाने की जरूरत है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट कौन होता है ये तय करने के लिए, या भारत सरकार कौन होती है तय करने के लिए कि मैं क्या कुछ लिखूंगा, और लिखने के पहले वो आप पहले तय करेंगे और तय करने के बाद वो बताएंगे कि छपने लायक है, छपने लायक। अगर ये आपातकाल नहीं तो फिर क्या है? आपातकाल में तो यही होता था, सारे अखबारों में यही, कोई भी चीज बिना जो सेंसर बोर्ड था उसके बगैर नहीं जा सकती थी। हर एक ऑफिसर बैठता था, जो ऑफिसर सारे कंटेंट को वेट करता था, और एक भी चीज जो सरकार की आलोचना के साथ होती थी वो नहीं छपती थी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही भयानक स्थिति पैदा होने वाली है इस देश के अंदर, और इसीलिए प्रशांत भूषण ने इस पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि भाई इंटरनेशनल क्या है, तो बड़ा सब्जेक्टिव ओपिनियन है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए जिस तरीके से सरकार का रवैया है, लाखों करोड़ों ऐसा कंटेंट चल रहा है जो खुलेआम भड़काऊ है, जो खुलेआम मुस्लिम अश्लील भी है, जहर भी है। हाँ बिल्कुल। यहाँ तक कि उन महिला पत्रकारों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है जो दरअसल सरकार की आलोचना करते हैं। मैं तो खुद उसका भुक्तभोगी हूं। क्या आज तक किसी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की? जो खुलेआम नफरत फैला रहे हैं, जो समाज के अंदर दरअसल वैमनस्य फैला रहे हैं, जिनकी वजह से समाज टूटता हुआ दिखाई पड़ता है, जो एक समुदाय पर सीधे हमला है, उनके धर्म विशेष पर हमला होता है, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? आज तक कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं होती उनके खिलाफ। लेकिन वो लोग जो सरकार की आलोचना करते हैं उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई हो जाती है, वो जेल चले जाते हैं, जेल से और उनको बेल नहीं मिलती। मैं तो सोच ही नहीं सकता हूं कि एक प्रोफेसर जो अपनी राय रख रहा था, उनकी राय पर सहमत हो ना सहमत हो एक अलग, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसके आधार पर आप उनको इंटरनेशनल घोषित कर सके या जिसके आधार पर उनको जेल जाना पड़ जाए। अगर वो जेल जाएंगे तो कम से कम उनके पहले लाखों की ऐसी संख्या है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब जगह पे, जो उनके पहले जेल जाने चाहिए थे, उनको बेल भी नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन वो खुलेआम, उनको ये आजादी है को कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी धमका सकते हैं, किसी भी महिला पत्रकार को की बॉडी शेमिंग कर सकते हैं, हमारे और आपके खानदान की ऐसी तैसी कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो एक विचारधारा विशेष से जुड़े हुए लोग हैं, वो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, वो कुछ संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं जिन पर सरकार का वरदस्त है। लेकिन जो सरकार के आलोचक हैं, उनके लिए एक शब्द भी इधर को उधर हो जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, चाहे वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हो, चाहे वो अपने लेख में लिख रहे हो। तो इसलिए ये बहुत ही अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे इस देश के अंदर जो वाणी की स्वतंत्रता है उसको खत्म करने की एक बड़ी योजना मैं मानता हूं। इस सब बातों के बाद तो एक आम आदमी के दिमाग में यही बात आएगी कि जब भी कुछ होता है तो बीजेपी के नेता और मंत्री यही कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, एसआईआर पे बात हो या कुछ और बात हो, वोट चोरी पे, सुप्रीम कोर्ट जाइए, अदालत जाइए, या कोई ऐसा चीज हो कि सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला आ जाएगा, तब तक वेट करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट जो अभी सीजेआई सूर्यकांत ने किया है, तो जो सरकार करना चाह रही थी वो खुद इतने ऐसा ऐसा बोल के सरकार की वाणी को पूरा किया और वो आदेश दिया। ऐसे काम उन्होंने सरकार के हिसाब के किए। मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहेंगे तो हम कहां जाएंगे? हम किस सुप्रीम कोर्ट के पास जाए?
भाई सुप्रीम जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि भाई किसी भी तरीके से जो वाणी की स्वतंत्रता है वो कंप्रोमाइज नहीं होगी, और वो कहा है। साफ तौर पे कहा है वो कंप्रोमाइज नहीं होगी। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका के अंदर जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, तो हमारे यहाँ भी धारा 1901 के तहत वाणी की स्वतंत्रता है और धारा 19(2) के तहत उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। तो जो चीज संविधान में ऑलरेडी वर्णित है कि आपकी वाणी की स्वतंत्रता की सीमा ये है, उसको आप लागू क्यों नहीं करते हो? उसके लिए अलग से कानून बनाने की क्या जरूरत है? मैं अगर मान लो सोशल मीडिया पर अगर मैं मान लीजिए किसी बड़े नेता के खिलाफ अगर एक शब्द उल्टा पुल्टा लिख दूं तो पुलिस मेरे घर आ जाएगी। लेकिन अगर उन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर राहुल गांधी के बारे में कोई उल्टी सीधी टिप्पणी करता है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो। हमारे मित्र संजय कुमार सीएसडीएस के, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई और पूरे चुनाव के दौरान आपने उनकी बात सुनी नहीं कहीं। आप सोचिए, देश का इतना बड़ा सेफोलॉजिस्ट, उनसे गलती हुई, उन्होंने उस गलती को पब्लिकली ओन किया, माफी मांगी, लेकिन उसके बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उनको बाकायदा बेल लेनी पड़ी। उनका गुनाह, और वो तमाम लोग जो सुबह से शाम तक धर्म के आधार पर लोगों को अपमानित करते हैं, उनको नफरत सिखाते हैं, समाज के अंदर एक तरीके से वैमनस्य फैलाते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्यों? कोविड के दौरान आपने देखा, कोविड के दौरान जो हम सब लोगों ने देखा किस तरीके से नफरत, और वैसे भी हर आदमी आप देख रहा है। तो ये जो स्थिति है ये बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है, और मुझे लगता है अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो फिर जो डिजिटल कंटेंट बनाने वाले लोग हैं वो तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, उनके लिए फिर आगे कोई रास्ता बचेगा नहीं। आपको नहीं लगता कि ये सरकार पहले से आलोचना करने वाले विपक्ष को वैसे भी जो मीडिया कही जाती टीवी वो तो कवर करती नहीं है, तो राहुल गांधी ने भी यात्रा निकाली तो सोशल मीडिया के जरिए ही उनकी यात्रा लोगों तक पहुंची और उनकी इमेज में बदलाव आया। तो आपको, और सरकार के खिलाफ आवाज भी, आलोचना भी केवल डिजिटल मीडिया से ही होती है, यूट्यूब चैनलों से होती है, निजी खोल के लोग बैठे वहां से हो रही है। तो सरकार यहाँ पर इनके मुंह पे ताला लगाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के अब तो जरिए। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ताला लगाना चाहते हैं, लेकिन जो उनका स्टेटमेंट लग जाएगा ना, वो कुछ भी नहीं चाहते, इंटेंशन खराब भी ना भी हो, लेकिन हाँ देखिए उनका जो ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन का से यह ध्वनित होता है कि अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई हुई, इस तरीके का कोई मैकेनिज्म बना जहां किसी भी कंटेंट को सोशल मीडिया पे डालने के पहले अगर उसकी स्क्रीनिंग होगी तो फिर पूरी तरीके से ताला लग जाएगा ऐसे उन तमाम चैनलों पर जो दरअसल सरकार की आलोचना करते हैं। तो कुल मिलाकर ये तो बहुत ही, जो आशुतोष सर ने शुरुआत में कहा कि बहुत खतरनाक भी है और डिजिटल मीडिया के लिए एक डरावना भी है, चिंता का विषय भी है। सीजे सूर्यकांत ने जो भी कहा है और सरकार जो कहती रही है, पहले भी आया कि डिजिटल मीडिया पे कैसे कंट्रोल किया जाए, तो वही होता है जो छोटी अदालत अगर कोई बड़ा फैसला सुना दे, मृत्युदंड आपको दे दे और जो धाराएं हो वो ना लगाए, तो ऊपरी जो अदालत है वो आपको माफ कर देगी, वो रास्ता छोड़ती है आपको माफ करने का, छोटी अदालत। वही काम अगर यहाँ पर होगा, बहुत कुछ बोल दिया, फ्री स्पीच सब कुछ, और वहां पर कुछ और खेल नहीं लिखा गया, वो तो फिर वही होगा जो कि सबके मन में चिंता का विषय है। अब देखते हैं कि डिजिटल मीडिया के अभी कितना आगे चर्चा में विषय रहता है। जब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.